हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8th साइंस का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है लाइट। ठीक है, आज सिर्फ हम लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। विजन के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ जो डिस्कशन होगा वो लाइट का होगा। अब देखो, लाइट क्या होती है। लाइट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? वो वेव्स जो किसी भी मीडियम के अंदर से ट्रैवल कर सकें या किसी भी वैक्यूम के अंदर से ट्रैवल कर सके। साउंड वेव जो थी वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती थी। मीडियम का मतलब होता है सब्सटेंस, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, कोई भी हो, ग्लास हो, कोई भी मीडियम हो सकता है, उसके अंदर से वो ट्रैवल कर सकती हैं। या आप इसको क्या बोल सकते हो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी अराउंड अस। वो एनर्जी जो हमें चारों तरफ देखने के लिए एप्लीकेबल बनाती है, या ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। ये थी लाइट की डेफिनेशन। देखो बेटा, रिफ्लेक्शन, ये कोई एक सरफेस ले लिया ए बी, इस पर क्या हुई, एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हुई। स्ट्राइक होकर क्या हो गई, वो वापस चली गई, बाउंस बैक हो गई। तो ये फिनोमिना क्या कहलाया? बाउंस बैक ऑफ लाइट रे ऑन द स्ट्राइकिंग द सरफेस। जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पर टकरा के वापस चली जाती है तो वो फिनोमिना कहलाता है रिफ्लेक्शन। अब देखो, सन रे आ रही है, यहाँ से सनलाइट आके इस सरफेस के ऊपर टकराएगी। यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आई और ये आने के बाद इस सरफेस पर टकराई और यहाँ से टकरा कर ये वापस चली गई, तो ये क्या कहलाया? रिफ्लेक्शन कहलाया। और ये क्या हो गया? बाउंस बैक। इट मीन्स इसको क्या कहा इसने? रिफ्लेक्शन का नाम दिया है। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर। एक अच्छा रिफ्लेक्टर होने के लिए उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला शाइनी सरफेस, फिर पॉलिश्ड या फिर स्मूथ। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स इसने बताई हैं। ठीक है, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी सरफेस की होंगी तो वो कैसा होगा? बेस्ट रिफ्लेक्टर होगा। इसने क्या कहा है? सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर को जो सिंबल होता है वो एज ही होता है, और इसने कहा है कि जो सिल्वर होती है ना वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होती है। क्यों होती है? उसका शाइनी सरफेस होता है, स्मूथ होती है। अब ये इधर देखो, ये सरफेस दिखा रखा, इसके ऊपर क्या है? जो ऊपर जो लाइट लगी हुई है वो एज इट इज इसके अंदर दिखाई दे रही है। इट मीन्स क्या है? ये बेस्ट रिफ्लेक्टर है। कितना है? ये बिल्कुल स्मूथ है। आपके घर में भी फ्लोर देखा होगा, जब ज़्यादा शाइनी होगा सब फ्लोर पॉलिश किया हुआ तो उसके अंदर क्या हो जाता है? ऊपर का सरफेस होता है वो बिल्कुल एज इट इज़ दिखाई देता है नीचे, जैसे आपका मिरर में दिखाई देता है वैसे ही। ठीक है, तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर क्या कहता है? देखो, उसके बाद क्या कहता है ये कि कोई रे ऑफ लाइट आई किसी सरफेस के ऊपर टकराती है तो इस सिचुएशन में हम इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट आकर स्ट्राइक करती है किसी सरफेस के ऊपर तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? इंसिडेंट रे हो गई। अब सेकंड जब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद बाउंस बैक होती है, मतलब ये सेकंड क्या है? ये टकराने के बाद बाउंस बैक होती है। तो उस जिस पॉइंट पर ये टकराती है उस पॉइंट को हमने क्या बोला? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोला। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये टकराई सरफेस के ऊपर, वो पॉइंट जहां पर ये रे ऑफ लाइट टकराई उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और टकरा कर जब ये वापस गई तो उसको हमने बोला रिफ्लेक्टेड रे। मतलब बाउंस होने के बाद जब ये वापस गई तो वो हमारी क्या बन गई? रिफ्लेक्टेड रे बन गई। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, जिसको हमने इसका नाम दे दिया एन और आर का नाम दे दिया नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल रे। परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द टू द सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो क्या हो जाएगा? हमारा नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हमने क्या नाम दिया है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो दूसरा कौन सा होगा? एंगल आर, जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनेगा। नॉर्मल का और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, जिसको हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एंगल
आई और एंगल आर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन वेयर इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, ये तीनों जहां पर लाई करेंगे वो होता है प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा लाज ऑफ रिफ्लेक्शन। लाज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये सारे के सारे कहाँ करेंगे, एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि जैसे जिस सरफेस से ये आ रही, मान लो एयर से आ रही है तो वापस एयर में जा रही है, तो वो क्या होगा, सेम प्लेन में लाई करेगा, ठीक है, दूसरे में नहीं जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि जो एंगल आई होता है वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये दो पॉइंट थे जो क्या कहता है, लाज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि ये तीनों एक तो एक प्लेन में लाई करेंगे और दूसरा हमेशा ये एंगल आई जो होगा वो आर के इक्वल होगा। अब देखो, अगर एंगल आई 30 का है तो एंगल आर भी 30 का होगा, एंगल आई 60 का है तो आर भी 60 का होगा। ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो आगे हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट। आपकी बुक में तो पेंसिल ले रखी है, लेकिन हम क्या लेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके उसकी हेल्प से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये हमने कोई प्लेन मिरर बना दिया, ठीक है, और ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया, ये लिख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर करते तो उससे दो रे निकलती हैं, ठीक है, एक उसके ऊपर वाले पार्ट से और एक नीचे वाले पार्ट से। तो एक रे हमने ऊपर वाले पार्ट से निकाल दी, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस यहीं इसी डायरेक्शन में वापस चली गई, ठीक है। दूसरी हमने निकाल दी इसके नीचे वाले पार्ट से जो इसके नीचे टकराई और वो रिफ्लेक्ट होके दूसरी डायरेक्शन में चली गई। अभी समझ में। अब देखो ये एक्चुअली में तो मीट हो नहीं रही हैं, आपको दिख रहा है ना, दोनों रेज एक सीधी जा रही है और एक दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये दोनों एक्चुअली में मीट नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट पर क्या हो जाएंगी, मीट हो जाएंगी। देखो इस तरीके से हमने, तो ये एक्चुअल में मीट नहीं हुई, इमेजनरी हमने इनको मीट किया। यहाँ पर इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, यहाँ पर इमेज बन जाएगी। ये अपीयर हो रही कि यहाँ मीट हो रही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर ये मीट नहीं होती, तो ये बन गई इसकी इमेज। अब देखो ये बन गई इमेज, तो कैसी बनी ये इमेज, एक्चुअल में मीट नहीं हुई, एक्चुअल में मीट होती तो रियल होती, लेकिन ये एक्चुअली में नहीं हुई तो वर्चुअल इमेज होगी। और वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। दूसरा फिर क्या कहते हैं, ये सेम साइज की होंगी। अब आपके घर में मिरर होगा, सभी के घर में होगा, आप उसके सामने खड़े होके देख लेना, जितनी हाइट आपकी है उतनी ही हाइट आपकी इमेज की मिलेगी, ठीक है। और जितनी डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज की आपको दिखाई देगी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पर रखा है तो जो इमेज बनी है उसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी, मिरर से अंदर की तरफ एक्स दिखाई देगी आपको, ठीक है। ये इसकी डिस्टेंस होती है। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की और इमेज के बीच, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अब इस सिचुएशन में देखो, एक्स तो ऑब्जेक्ट की हो गई और एक्स इमेज की होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों की, 2x हो जाएगी यहाँ पर इनकी डिस्टेंस। अब देखो इसमें से यही पॉइंट कहा है इसने, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी। फिर तीसरा क्या कहता है, लैटरली इन्वर्टेड, जैसी इमेज जो मिरर होता है आपका उसमें इमेज जो बनती है वो लैटरली इन्वर्ट बनती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड दिखेगी, राइट हैंड आपकी लेफ्ट हैंड साइड दिखेगी। तो वो जैसे आप राइट हैंड अप करोगे तो उसमें लेफ्ट हैंड अप करता हुआ दिखाई देगा, तो इट मीन्स क्या हो गया, लैटरली इन्वर्टेड इमेज जो इसकी बनती है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब देखो लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, इट इज द फिनोमिना व्हेन LHS बिकम्स RHS, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड बन जाती है और वाइस वर्सा, मतलब उसका उल्टा, वाइस वर्सा का मतलब होता है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू
प्लेन मिरर, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखेंगे, अब देखो ये आदमी खड़ा है, इसने अपना राइट हैंड अप कर रखा है, उसका कौन सा दिख रहा है आपको, लेफ्ट दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका वो लेफ्ट होगा। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, द काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल। देखो कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, वो टकराती है, ठीक है, दूसरी रे ऑफ लाइट आती, कोई भी रे ऑफ लाइट चलती तो हमेशा पैरेलल चलती है, टकराने के बाद जब वो आ भी पैरेलल रही हैं और जा भी वापस फिर बाउंस बैक होके पैरेलल ही रही हैं, तो उस सिचुएशन में कैसा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ये कब होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब सरफेस हमारा स्मूथ होता है, स्मूथ सरफेस पर क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, कोई रे ऑफ लाइट आई, टकरा के बाउंस बैक हो गई, आई टकरा के बाउंस बैक हो गई, आई तब तक वो पैरेलल थी, ठीक है, लेकिन जब वो टकराने के बाद वापस जाएंगी तो उनका जो बीच का डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा, स्प्लिट होंगी वो अलग अलग डायरेक्शन में। और कब होता है ये, रफ सरफेस के ऊपर होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ आपको दिख रहा है, ये प्लेन सरफेस है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपको पैरेलल दिखाई दे रही हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में ये कैसा था, स्मूथ सरफेस था, दूसरे वाले के अंदर आपको भी दिखाई दे रहा होगा, इंसिडेंट रे पैरेलल रेज है आ रही हैं, रफ सरफेस है, यहाँ पर ये रफ सरफेस के ऊपर टकराएंगी और टकरा कर ये अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी, आती हैं पैरेलल लेकिन जाती हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में, कोई किसी तरफ है कोई किसी तरफ है, ठीक है। ये था डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है मल्टीपल इमेज। नंबर ऑफ प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन एंगल। जब हम नंबर ऑफ प्लेन मिरर्स को एक सर्टेन एंगल के ऊपर लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मल्टीपल इमेजेस। यहाँ देखो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो बीड्स हैं उनकी मल्टीपल इमेज बनी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे मिरर जो हैं एक सर्टेन एंगल पर लगे हुए होते हैं, ठीक है, इसको एक पर्टिकुलर एंगल पे लगा के और तब बनाया जाता है मल्टीपल इमेजेस। फिर हम क्या करते हैं, कैलेडोस्कोप जो होता है ये क्या करता है, मल्टीपल इमेज वाले फॉर्मूले के ऊपर वर्क करता है। इट कैन फॉर्म मल्टीपल इमेज टू मेक यूज ऑफ मिरर्स इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल। ये कहते हैं कि मल्टीपल इमेज बनाता है ये बाय मेकिंग यूज ऑफ मिरर, कौन क्या यूज करके, मिरर्स को यूज करके, कैसे, सर्टेन एंगल पर उन मिरर्स को लगाकर इसमें क्या बनती है, मल्टीपल इमेजेस बनती है। चलो हम देखते हैं कि ये कैसे बनता है कैलेडोस्कोप, कैसे ये वर्क करता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू मेक कैलेडोस्कोप, टेक 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स लेनी है हमें, जो कितनी लंबाई हो, जिनकी लंबाई हो 15 सेंटीमीटर लंबी हो और 4 सेंटीमीटर वाइड हो। और फिर क्या करना हमने, ज्वाइन दीज स्ट्रिप्स टू फॉर्म प्रिज्म्स, इनको ज्वाइन करवाना है क्या, और ज्वाइन करवा के और एक प्रिज्म बना देना है हमें, ठीक है, जैसे ये नीचे दिखा रखा है इस टाइप से प्रिज्म बना देना है हमें उसका। फिर क्या करना है, फिक्स दैम इन ए सर्कुलर कार्डबोर्ड, फिर उसको हम एक सर्कुलर कार्डबोर्ड के अंदर फिक्स कर देना है, जो प्रिज्म बनाया था उसको इसके अंदर हम फिक्स कर देंगे। फिर क्या करना है हमें, क्लोज वन एंड ऑफ ट्यूब विद कार्डबोर्ड डिस्क, देखो ये कार्डबोर्ड डिस्क है यहाँ पर लगा दी और इसके बीच में एक होल भी है जिसके अंदर से हम देखेंगे, ठीक है, इस होल के अंदर से हम देखेंगे, कार्डबोर्ड से इसने फिक्स कर दिया। दूसरे एंड पर क्या किया है इसने, कलर्ड बैंगल्स के जो थे पीसेस थे वो डाल दिए, ठीक है, इसके अंदर। अब ये क्या कहते हैं कि टू मेक डिस्क ड्यूरेबल प्लेस ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट अंडर द डिस्क। अगर इसको और ड्यूरेबल बनाना है तो आप इसके अंदर एक प्लास्टिक की सीट भी डाल सकते हो, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की सीट डाल सकते हो आप इसके अंदर। एट द अदर एंड टचिंग द मिरर फिक्स ए सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट, और जो दूसरा एंड है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक सर्कुलर ग्लास प्लेट फिक्स कर दी। सेवरल प्लेस ग्लासेस पीस ऑफ कलर्ड ग्लास, और उसके अंदर
प्लेस कर दिए सेवरल कलर्ड पीस ऑफ ग्लास के, ठीक है, जो कलर ग्लासेस पीस थे वो प्लेस कर दिए, और फिर उसके ऊपर हमने क्या लगा दी, ग्लास प्लेट लगाकर उसको बंद कर दिया। अलो इनफ स्पेस फॉर कलर पीसेस टू मूव राउंड, यहाँ घूमने के लिए उनके पास इनफ स्पेस है, और जो ऊपर होल है इसके अंदर से हम इसको देखते हैं कि कैसी इमेज बन रही है। नेक्स्ट हमारा बनता है हाउ डू यू नो, नेक्स्ट आपका है डू यू नो सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। आपको दिखती तो सनलाइट वाइट है, ठीक है, वाइट लाइट है, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। टेक प्लेन मिरर ऑफ सुटेबल साइज, प्लेन मिरर लेना है आपको आपके सुटेबल साइज का, प्लेस इट इन बाउल, और उसको अपने क्या कर देना है, एक बाउल में रख देना है। फिल द बाउल विद वाटर, और उसमें क्या करना है, अपने पानी फिल कर देना है। पुट दिस अरेंजमेंट नियर द विंडो, आपको क्या करना है, इसको विंडो के पास लगाना है। सनलाइट डायरेक्टली, सनलाइट सीधी किस पे आनी चाहिए, आपके मिरर पर आनी चाहिए। एडजस्ट पोजिशन ऑफ बाउल जस्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन द, ये कहते हैं कि जो लाइट है ना वो मिरर के ऊपर गिर के और किसी वॉल के ऊपर जानी चाहिए रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, इस टाइप से इसको एडजस्ट कर दो। अब यू विल ऑब्जर्व दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना उसके अंदर कितने कलर हैं, 7 कलर्स हैं, और यही क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। 7 कलर, वाइट लाइट को जब हम ग्लास प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 कलर्स में टूट जाती है, और ये 7 कलर्स में टूटना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्जन। अब देखो डिस्पर्जन, इट इज डिफाइंड एज फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। देखो ये वाइट लाइट है, प्रिज्म है, और ये स्पेक्ट्रम बन गया 7 कलर्स का, ठीक है, सबसे ऊपर रेड, सबसे नीचे वायलेट, ठीक है। तो ये कौन सा फिनोमिना हो गया, डिस्पर्जन। जब एक वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 कलर्स में टूट जाती है, जिसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। रेनबो इज नेचुरल फिनोमिना डिवाइडिंग डिस्पर्जन। अब देखो रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमिना शोइंग डिस्पर्जन, रेनबो जो है ना वो क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर नेचुरल डिस्पर्जन होता है। ये देखो जैसे वाटर की बूंदे थी, ठीक है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर थी, तो ये भी क्या करती है, प्रिज्म का काम करती है। जब कोई रे ऑफ लाइट इनके ऊपर गिरती है ना, सन से कोई रे आती है वो इनके ऊपर गिरती है, तो वो भी क्या हो जाती है, 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। तो ये भी किसका शो करती है, फिनोमिना को, डिस्पर्जन वाले फिनोमिना को शो करती है, और इसकी हेल्प से क्या बनता है, रेनबो बनता है। तो बेटा ये आपका लाइट का चैप्टर था, ठीक है, इसमें लाइट कंप्लीट हो गया है। अब मैं जो आई वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।